वेलकम स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी हाइड्रोजन परमाणु के लिए अल्फा की वैल्यू याद कर रहे थे, परमाणविक द्रव्यता की बात कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डालो क्लाउसियस मोसोटी संबंध, और इसको बोलते हैं, इस नाम से भी आ सकता है, या परमाणविक द्रव्यता अल्फा एवं विद्युत प्रवृत्ति यानी कि इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी काई में संबंध, इस नाम से भी आ सकता है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2015 में, 2010 में, 12 में और 15 में, 10, 12 और 15 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। और हर बार लगभग अल्टरनेट पूछा जाता है, ये एक साल छोड़कर एक साल पूछा जाता है। ये परमाणविक द्रव्यता व विद्युत प्रवृत्ति में संबंध, हेडिंग डाल दो इसको। क्लाउसियस मोसोटी संबंध या परमाणविक द्रव्यता अल्फा पर विद्युत प्रवृत्ति में संबंध, ये हेडिंग रही आपकी। और इसके बाद पूरा फोकस इधर करो बोर्ड की तरफ, और ध्यान से पहले समझो इसको कि क्या है ये क्लाउसियस मोसोटी संबंध, यानी कि अल्फा और काई में जो संबंध है वो क्या है। देखो कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है, जैसे कि हम पहले पढ़ रहे थे, तो समांतर प्लेट संधारित्र है, तो इस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया हमने ई नॉट वेक्टर। कौन सा लगाया हमने? ई नॉट वेक्टर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया, आउट की वजह से हमने ई नॉट वेक्टर से इसको रिप्रेजेंट कर दिया, जिससे कि प्लस से माइनस की ओर होगा, तो इस वाली प्लेट पर प्लस आ जाएगा चार्ज, और बाह्य विद्युत क्षेत्र की वजह से इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से समांतर प्लेट संधारित्र पर दो आवेश जो कि पहले से ही थे, ये वाली पॉजिटिव प्लेट होती है, ये वाली नेगेटिव प्लेट होती है, किसकी वजह से? बाह्य विद्युत क्षेत्र की वजह से। ठीक है, या ये कहें कि संधारित्र है, उसकी ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, तो प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कौन सा होगा? ई नॉट वेक्टर, जो इसका बाह्य विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, एक परावैद्युत माध्यम की सीट रख देते हैं। क्या करते हैं? परावैद्युत माध्यम की एक सीट रख देते हैं इस तरह से। परावैद्युत माध्यम की हमने एक सीट रख दी, तो परावैद्युत माध्यम क्या होगा? इसके जो परमाणु है वो द्रवित हो जाएंगे, तो द्रवित होंगे तो पॉजिटिव की साइड में तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पर इस तरह से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इधर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से कौन सा चार्ज हो जाएगा? इधर पॉजिटिव चार्ज। तो बाहर कौन सा चार्ज है? सिग्मा, हमने इसको बोल दिया फ्री चार्ज है, मुक्त आवेश है, और ये माइनस की सिग्मा फ्री है। और इसमें जो प्रेरण की वजह से आया है, विद्युत द्रवण की वजह से जो आया है, इसको हमने बोल दिया माइनस की सिग्मा पी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, और इधर आया है प्लस में, तो प्लस में सिग्मा पी। ठीक है, तो क्लाउसियस मोसोटी संबंध क्या कह रहा है कि परावैद्युत माध्यम है ये, तो इसमें कई सारे परमाणु होंगे, तो किसी एक पर्टिकुलर हमने एक परमाणु ले लिया, एक परमाणु हमने इसका ले लिया, परावैद्युत माध्यम का एक परमाणु ले लिया। इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मान याद करना है कि इस पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है। तो उस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं यहां पर स्थानीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? स्थानीय क्षेत्र या फिर लॉरेंज क्षेत्र। कि इस परावैद्युत माध्यम के पर्टिकुलर एक परमाणु पर हम बात कर रहे हैं कि उस पर परिणामी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हम स्थानीय क्षेत्र या फिर लॉरेंज क्षेत्र। ठीक है, स्थानीय क्षेत्र को इंग्लिश में बोलते हैं लोकल फील्ड, या बोलेंगे लोकल फील्ड। तो लोकल फील्ड होने की वजह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं EL से। तो ठीक है, तो EL वेक्टर जो इस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र लगेगा वो चार विद्युत क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ है, ई नॉट वेक्टर प्लस E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। अब इन चारों के बारे में हमें पढ़ना है कि चारों इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से हैं। ई नॉट वेक्टर तो बाह्य विद्युत क्षेत्र हो गया, यहां पर प्लस से माइनस की ओर एक ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, ये वाला होगा E1 वेक्टर। दूसरे नंबर का जो है वो कौन सा है? E1 वेक्टर। ये वाला है E1 वेक्टर, जो किधर की साइड में लग रहा होगा? बाह्य विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लग रहा होगा। लेकिन हमें पर्टिकुलर एक परमाणु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो हम उसके लिए जो लॉरेंज क्षेत्र है, स्थानीय क्षेत्र या लॉरेंज क्षेत्र, उसको हम निकालते हैं। उस विधि को भी नाम यही दे देते हैं, लॉरेंज विधि के द्वारा निकालते हैं। लॉरेंज विधि कहती क्या है कि जिस परमाणु पर हमें परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना है या स्थानीय क्षेत्र का मान निकालना है, उसको केंद्र मानकर हम एक गोला बनाते हैं।
उसको केंद्र मानकर हमने क्या बनाया, एक गोला बनाया। तो ये गोला भी क्या होगा, एक इमेजिनरी गोला है, काल्पनिक गोला है। तो नेगेटिव की वजह से इस गोले पर इधर कौन सा चार्ज आ जाएगा, ये ध्रुवित गोला हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा इधर तो चार्ज, और प्लस की वजह से इधर जो चार्ज आ जाएगा इस पर नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रेरित गोला है, ध्रुवित गोला है, इस ध्रुवित गोले की वजह से भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि द्विध्रुव बन गए। ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा E2 वेक्टर कहलाएगा। तो ध्यान से देखो कौन कौन से हो गए, E0 वेक्टर बाह्य विद्युत क्षेत्र, E1 वेक्टर जो परावैद्युत माध्यम है उसमें प्रेरण के कारण जो विद्युत क्षेत्र आया है वो E1 है। जो हमने एक काल्पनिक गोला माना है उसके पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो E2 वेक्टर होगा, जो कि किधर की डायरेक्शन में होगा, प्लस से माइनस की ओर होता है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रखना, प्लस से माइनस की ओर। तो E1 वेक्टर इसके अपोजिट आ रहा था, जबकि E2 वेक्टर बाह्य विद्युत क्षेत्र E0 वेक्टर की ही दिशा में आ रहा है, ठीक है। और जो E3 वेक्टर होगा, इस E2 वेक्टर को हम इस तरह से बाहर दिखा देते हैं, यहां पर दिखा दिया प्लस से माइनस की ओर, इस तरह से E2 वेक्टर यहां पर होगा, जो कि ध्रुवित गोले के कारण होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो E3 वेक्टर होगा, E3 वेक्टर इसके अंतर्गत होगा 0। वो क्यों होगा, देखो कि जो परावैद्युत माध्यम है, परावैद्युत माध्यम में इसमें कई सारे परमाणु होंगे, तो इस परमाणु को केंद्र मानकर हमने एक गोला बनाया, तो इसमें अन्य परमाणु भी आ रहे होंगे यहाँ पर, अन्य परमाणु, और वो सभी क्या हो गए, द्विध्रुव बन गए, क्योंकि उन पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज लग रहा है। तो सभी परमाणु इस तरह से हुए होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से हो गए होंगे। तो इस गोले के अंतर्गत जितने भी द्विध्रुव समाहित हैं, इस गोले के अंतर्गत जितने भी द्विध्रुव समाहित हैं, उन सभी के कारण वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इस गोले के अंतर्गत जो भी परमाणु आ रहे हैं उनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा E3 वेक्टर। और परावैद्युत माध्यम के लिए, कुछ परावैद्युत माध्यमों के लिए, कुछ के लिए, सभी के लिए नहीं, कुछ परावैद्युत माध्यमों के लिए जो E3 का मान है, E3 वेक्टर का मान वो कितना आता है, 0। प्रायोगिक रूप से देखा गया कि उनके लिए E3 वेक्टर का जो मान है, यानी कि उस गोले के अंतर्गत जितने भी परमाणु समाहित हैं, उन द्विध्रुव समाहित हैं, उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होता है, ठीक है, कुछ परावैद्युत माध्यम के लिए। और हम उन्हीं पर ही बात करेंगे, जो कुछ परावैद्युत माध्यम है उन्हीं के लिए 0 होगा, सभी के लिए 0 नहीं होता है, कुछ के लिए इसकी वैल्यू भी प्राप्त होती है, लेकिन हम उन्हीं परावैद्युत माध्यमों की यहाँ बात कर रहे हैं जिनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 है। तो यहाँ पर हमारे पास मेनली 3 रहे, ये फिर इसका मान तो 0 है, आई गया। तो बताओ E0 वेक्टर कितने के बराबर होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। सिग्मा फ्री वो कितने के बराबर था, डी वेक्टर विस्थापन सदिश के बराबर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा, ठीक है। E1 वेक्टर प्रेरण की वजह से वो कितना था, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ऋणात्मक आएगा। ऋणात्मक क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये बाह्य विद्युत क्षेत्र के क्या है, अपोजिट है, इसलिए नेगेटिव ले रहे हैं। माइनस, और सिग्मा पी कितने के बराबर आ रहा था, कैपिटल पी वेक्टर के, पहले बनवाया था इसी तरह से चित्र समांतर प्लेट संधारित्र का, वहां पर देखना इस चीज को, माइनस पी वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा। और E2 वेक्टर कितना हो जाएगा बताओ, गोले के कारण, एक ध्रुवित गोला है, उस ध्रुवित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र का मान कितना आ रहा था, गोले के पृष्ठ पर, इस गोले के पृष्ठ पर अगर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है वो कितना आ रहा था, किया था हमने ध्रुवित गोले के लिए विद्युत क्षेत्र, तो उसकी वैल्यू आ रही थी माइनस के पी वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, माइनस के पी वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो माइनस तो किसकी वजह से ले रहे थे वहां पर, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन थी पी के, लेकिन यहां पर देखो, यहां हम बाह्य विद्युत क्षेत्र के सापेक्ष दिशाओं को ले रहे हैं, क्योंकि सभी का हमें वेक्टर सम करना है वहां पर, तो प्लस माइनस विद्युत क्षेत्र के अनुसार लेना है। E0 वेक्टर के अगर विपरीत है तो माइनस, उसी दिशा में है तो पॉजिटिव, तो प्लस से माइनस की ओर, ये इसी दिशा में आ रहा है E0 वेक्टर के, तो इसको हमें कौन सा लेना होगा, यहाँ पर साइन प्लस का लेना होगा। कौन सा लेना होगा, प्लस का, क्योंकि ये बाह्य विद्युत क्षेत्र की ही दिशा में है, ये विपरीत दिशा में, क्यों लिख सकते हैं, E0 वेक्टर के विपरीत दिशा में है, ये तो विपरीत दिशा में है, और ये वाला E0 की ही दिशा में है, E0 की दिशा में है, इसलिए यहां पर कैसा लेंगे हम, प्लस साइन लेंगे, ठीक है। और E3 वेक्टर उस द्विध्रुव, जो भी गोले के अंतर्गत जितने भी द्विध्रुव आ रहे हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है, और वो कितना है, 0। कुछ परावैद्युत माध्यमों के लिए 0 होता है, और उन्हीं पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें लिखना प्रारंभ करें, पहले चित्र को बना लो।
हेडिंग डालकर इस चित्र को बनाओ पहले साइड में। लिखें इसमें, जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम की पट्टिका रखते हैं, जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम की पट्टिका रखते हैं, परावैद्युत माध्यम की पट्टिका रखते हैं, तब परावैद्युत माध्यम के किसी एक परमाणु पर आरोपित बाह्य विद्युत क्षेत्र के साथ साथ एक परमाणु पर आरोपित बाह्य विद्युत क्षेत्र के साथ साथ अन्य परमाणुओं के द्विध्रुवों के कारण विद्युत क्षेत्र कार्य करता है। द्विध्रुवों के कारण विद्युत क्षेत्र कार्य करता है। परावैद्युत माध्यम के किसी एक परमाणु पर लगने वाले विद्युत क्षेत्र को परावैद्युत माध्यम के किसी एक परमाणु पर लगने वाले विद्युत क्षेत्र को स्थानीय क्षेत्र ब्रैकेट में लिख देना लोकल फील्ड, स्थानीय क्षेत्र ब्रैकेट में लिख देना लोकल फील्ड या लॉरेंज क्षेत्र कहते हैं तथा इस क्षेत्र की गणना लॉरेंज विधि से की जाती है इस विधि के अनुसार जिस परमाणु पर स्थानीय क्षेत्र ज्ञात करना होता है
इस विधि के अनुसार जिस परमाणु पर स्थानीय क्षेत्र ज्ञात करना होता है उसको केंद्र मानकर एक गोला खींचते हैं। स्थानीय क्षेत्र ज्ञात करना होता है उसको केंद्र मानकर एक गोला खींचते हैं। तथा गोले के केंद्र O पर स्थानीय विद्युत क्षेत्र निम्न चार विद्युत क्षेत्रों से मिलकर बना होता है। स्थानीय विद्युत क्षेत्र निम्न चार विद्युत क्षेत्रों से मिलकर बना होता है। निम्न चार विद्युत क्षेत्रों से मिलकर बना होता है। इसको लिख देना EL वेक्टर इक्वल टू, इसको लिख दो EL वेक्टर इक्वल टू E0 वेक्टर प्लस E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। इक्वेशन नंबर 1 डाल देना इसको, इक्वेशन नंबर 1, और इनके बारे में लिखना जहां E0 वेक्टर इक्वल टू बाह्य विद्युत क्षेत्र, वैसे सारी चीजें चित्र में दर्शा दी गई हैं उसी के अकॉर्डिंग है। E0 इक्वल टू बाह्य विद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट लाइन में लिखना E1 वेक्टर इक्वल टू E0 वेक्टर इक्वल टू बाह्य विद्युत क्षेत्र। E1 वेक्टर इक्वल टू लिखना परावैद्युत पट्टिका के पृष्ठों पर प्रेरण के कारण विद्युत क्षेत्र, परावैद्युत पट्टिका के पृष्ठों पर प्रेरण के कारण प्रेरित ध्रुवण के कारण विद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट लाइन में लिखना E2 वेक्टर इक्वल टू गोले के पृष्ठ पर प्रेरित आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र। E2 वेक्टर इक्वल टू गोले के पृष्ठ पर प्रेरित आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र। जो E2 वेक्टर है, जो गोले के पृष्ठ पर जो आवेश प्रेरित हुआ है, माइनस प्लस की वजह से ये अपोजिट हुआ और इसकी वजह से ये वाला अपोजिट है, माइनस के स्थान पर प्लस और प्लस वाली की जगह पर माइनस। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट होते हैं इस वजह से। तथा E3 वेक्टर इक्वल टू गोले के अंदर द्विध्रुवों के कारण विद्युत क्षेत्र है। गोले के अंदर द्विध्रुवों के कारण विद्युत क्षेत्र है। और फर्स्ट हेडिंग डाल देना इसमें, फर्स्ट हेडिंग डाल दो बाह्य विद्युत क्षेत्र E0 वेक्टर, बाह्य विद्युत क्षेत्र ब्रैकेट में लिख देना E0 वेक्टर और उसमें लिखें बाह्य विद्युत क्षेत्र। ये सारी चीजें पहले निकलवा चुका हूं, E0 वेक्टर, E1 वेक्टर, E2 वेक्टर। ये फॉर्मूला कहां से लिखे हैं पहले निकाले थे। सिग्मा फ्री को डी वेक्टर के बराबर लिखा था हमने, वहां पर सिग्मा पी जो आ रहा था उसको पी वेक्टर विद्युत ध्रुवण के बराबर लिखा था, और एक द्रवित गोला था उसके पृष्ठ पर आ रहा था, विभव का मान आ रहा था पी जेड अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, उससे आया था फिर माइनस के पी वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन। तो माइनस तो वहां पर उसके कारण ले रहे थे, पी और ये दोनों अपोजिट थे इस वजह से, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस हम किसके अनुसार ले रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि यहाँ पर हमें वेक्टर सम करना है तो एक ही दिशा में होते तो जुड़ जाते, अपोजिट है, जो भी अपोजिट है उसको माइनस लेना है। एक ये वाला अपोजिट आ रहा है, बस ये वाला अपोजिट है, ये एक ही दिशा में है, और ये वाला जीरो ही है, ठीक है, उसमें डायरेक्शन का मतलब ही नहीं रहा फिर। तो लिखें इसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र E0 वेक्टर हेडिंग डालकर बाह्य विद्युत क्षेत्र परावैद्युत माध्यम की अनुपस्थिति में
बाह्य विद्युत क्षेत्र परावैद्युत माध्यम की अनुपस्थिति में संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र है। संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र है। यदि समांतर प्लेटों पर पृष्ठ आवेश घनत्व यदि समांतर प्लेटों पर पृष्ठ आवेश घनत्व यदि समांतर प्लेटों पर पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस सिग्मा फ्री एवं माइनस सिग्मा फ्री है तो इस तरह से लिख देना, प्लस सिग्मा फ्री एवं माइनस सिग्मा फ्री है तो विद्युत क्षेत्र E नॉट वेक्टर इक्वल टू सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन इक्वल टू डी वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2 डाल देना इसको। सेकंड हेडिंग डालना, ध्रुवण विद्युत क्षेत्र E1 वेक्टर, ध्रुवण विद्युत क्षेत्र E1 वेक्टर। सेकंड पॉइंट इसके लिए, ध्रुवण विद्युत क्षेत्र और ब्रैकेट में लिख देना E1 वेक्टर। ध्रुवण विद्युत क्षेत्र E1 वेक्टर। लेकिन इसमें जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम की पट्टिका रखते हैं जब समांतर प्लेट संधारित्रों के प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम की पट्टिका रखते हैं तब प्रेरण के द्वारा परावैद्युत माध्यम की पट्टिका पर प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व माइनस सिग्मा पी तथा प्लस सिग्मा पी है। परावैद्युत माध्यम की पट्टिका पर प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व माइनस सिग्मा पी व प्लस सिग्मा पी है। तब विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? तब विद्युत क्षेत्र E1 वेक्टर इक्वल टू, इसको लिख देना, E1 वेक्टर इक्वल टू माइनस के सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा? माइनस के पी वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां लिख देना, चूंकि नेगेटिव साइन यह प्रदर्शित करता है कि यहां नेगेटिव साइन, इस तरह से लिखना, यहां नेगेटिव चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि E1 वेक्टर E नॉट वेक्टर के E1 वेक्टर E नॉट वेक्टर के विपरीत दिशा में है। E नॉट वेक्टर E1 वेक्टर के विपरीत दिशा में है। तीसरा डालना, विद्युत क्षेत्र E2 वेक्टर, विद्युत क्षेत्र E2 वेक्टर देखना, यदि समांतर प्लेटों के मध्य यदि समांतर प्लेटों के मध्य
रखे परावैद्युत माध्यम में से यदि समांतर प्लेटों के मध्य रखे परावैद्युत माध्यम में से गोलीय वाला भाग हटा दिया जाए तो गोलीय वाला भाग हटा दिया जाए तो संधारित्र की धन प्लेट की ओर तो संधारित्र की धनात्मक प्लेट की ओर गोले के अर्ध भाग पर धनावेश गोले के अर्ध भाग पर धनावेश एवं संधारित्र की ऋणात्मक प्लेट की ओर एवं संधारित्र की ऋणात्मक प्लेट की ओर गोले के अर्ध भाग पर ऋणावेश प्रेरित हो जाता है। प्लस वाली की साइड में प्लस और नेगेटिव की साइड में नेगेटिव, इस आधार पर बोल रहे हैं। लेकिन ये प्रेरण किसकी वजह से आया? इसकी वजह से, इधर माइनस है तो प्लस आया और इधर प्लस है तो इसकी वजह से माइनस आया, परावैद्युत की वजह से। ठीक है, कंफ्यूज मत होना लाइन से। इस प्रकार यह गोलीय भाग एक द्रवित गोली की तरह माना जा सकता है। इस प्रकार यह एक द्रवित गोली की तरह माना जा सकता है। गोलीय भाग एक द्रवित गोली की तरह माना जा सकता है। अतः द्रवित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? इसको लिख दो, E2 वेक्टर इक्वल टू प्लस P वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। E2 वेक्टर इक्वल टू प्लस में P वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। फोर्थ पॉइंट डालें, विद्युत क्षेत्र E3, फोर्थ पॉइंट विद्युत क्षेत्र E3 वेक्टर, विद्युत क्षेत्र E3 वेक्टर देखना इसके बारे में। विद्युत क्षेत्र E3 वेक्टर गोले के अंदर, विद्युत क्षेत्र E3 वेक्टर गोले के अंदर उपस्थित द्विध्रुवों के कारण विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र E3 वेक्टर गोले के विद्युत क्षेत्र E3 वेक्टर गोले के अंदर उपस्थित द्विध्रुवों के कारण विद्युत क्षेत्र है तथा कुछ परावैद्युत माध्यमों के लिए इसका मान शून्य होता है। अर्थात इक्वेशन डाल देना इस पर 3 और इस पर डाल देना 4। 3 आएगी क्या? 4 आएगी इस पर, 4 आएगी इस पर और ये 5। इस तरह से क्रम से कर देना। जो मेन इक्वेशन थी EL वेक्टर उसको इक्वेशन 1 था और उसके बाद जो भी इक्वेशन आ रही थी E0, E1, E2, E3, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हो जाएंगी। तो लिख देना अतः समीकरण 1 में 2, 3, 4 व 5 से मान रखने पर तो EL वेक्टर इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा? पहला है D वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना था। दूसरा है माइनस के P वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नॉट और प्लस में P वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से। और प्लस में ये कितना हो जाएगा? 0। सभी की वैल्यू हमने पुट कर दी यहां पर। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास लोकलाइज फील्ड आया है, और ये EL वेक्टर क्या है, इस चीज का ध्यान रखना।
किसी एक पर्टिकुलर परमाणु पर लगने वाला कुल विद्युत क्षेत्र है ये, किसी एक पर्टिकुलर परमाणु पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र है ये, या द्विध्रुव पर कह सकते हैं, किसी एक द्विध्रुव पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है वो EL वेक्टर काम कर रहा है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, D वेक्टर माइनस के P वेक्टर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट प्लस में कैपिटल P है ये ध्यान रखना अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से हमने लिख दिया, इक्वेशन नंबर इसको डाल दिया हमने 6। यहां तक लिखो इसको। ठीक है, लिख देना इससे आगे। उपरोक्त समीकरण किसी एक परमाणु पर लगने वाले कुल विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती है। उपरोक्त समीकरण किसी एक परमाणु पर लगने वाले कुल विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती है, जिसे स्थानीय क्षेत्र कहते हैं, जिसे स्थानीय क्षेत्र कहते हैं। जिसे स्थानीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इसमें और रह गया है आगे, उसको करेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।